पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों। देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है? मेंडेलियन जेनेटिक्स है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, है ना। सो वी स्टडी ऑल अबाउट इट इन मेंडेलियन जेनेटिक्स। यहां पे हम सिर्फ ये बात करते हैं कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर कैसे होते हैं। हम में से एक ही पेरेंट के कई सारे भाई बहन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कॉपी क्यों नहीं होते, मैच क्यों नहीं करते, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है। तो कैरेक्टर की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोसेस, उस प्रोसेस की एरर, उस प्रोसेस के एक्सेप्शंस, इट इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। यहां पे इसे मेंडेलियन जेनेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे, तो ग्रेगर जॉन जो मेंडल साहब थे, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो कहानी सुनिए, पहले समझिए कहानी को। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। वैसे ये मेंडल साहब जो थे, ये एक मैथमेटिशियन थे। सो पहली गलती ये हो गई, एक मैथ्स का आदमी बायोलॉजी में फंस गया, या एक मैथ्स के आदमी का बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, और कमाल की बात, वो उन्हें हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, ठीक है। बट तो पहले इंपॉर्टेंट चीज कि मैथ्स का एक साइंटिस्ट जब बायोलॉजी में काम करता है तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दूसरी इनके साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत थी। तो मेंडल साहब ने क्या किया, पहली बात को ध्यान समझिए। मेंडल साहब जब पैदा हुए और जिस जमाने में हुए, उस जमाने में क्या चीजें नहीं अवेलेबल थी। आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको पूरी बहुत इजी लगेगी, और अगर आपके दिमाग पे नहीं बैठी ना, तो आप फंसे ही रहोगे। और यकीन मानिए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नहीं फंसोगे। नीट के किसी क्वेश्चन में आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नहीं फंसोगे। हम आप चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप देखिएगा मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप किसी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आपकी समझ डेवलप नहीं हुई मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तो मैं दावे से कहता हूं आप 10 में से 5 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। और मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसने समझ लिया, उसके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे। आई रिपीट इट अगेन, 10 में से 5 क्वेश्चन ही सही होंगे अगर आदमी ने समझा नहीं है। और अगर आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझ लिया तो बहुत ईजी है, डैम ईजी। आपको लगेगा यार ये तो दूसरे वाले चैप्टर से ज्यादा ईजी है, सर गलत गया है ना। तो अब देखो मेंडल के साथ क्या था, ही वाज एन मैथमेटिशियन, और प्रोफेसर रहे, इन्होंने पढ़ाया बहुत दिन तक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मेंडल एक चर्च में पादरी हो गए, प्रीस्ट हो गए। प्रीस्ट होने के बाद उसी चर्च के पीछे गार्डन था, अभी भी वो है, उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो एक तरह से। तो वहां पे मेंडल साहब ने बहुत सारे पी के पौधे उगाए, और जो पी का पौधा इन्होंने उगाया, वो पी कौन सा था, वो था पाइसम सटाइवम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 पी का वहां पे जेनेटिक्स में डिस्क्रिप्शन है। पाइसम सटाइवम, एक दूसरा पी होता है, उसको हम लोग लेथाइरस ओडोरेटस भी बोलते हैं। लेथाइरस ओडोरेटस जो होता है वो वाइल्ड वैरायटी है, ये गार्डन पी है ना, स्वीट पी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइसम सटाइवम है, इसको एडिबल पी कहा जाता है। एडिबल पी में इन्होंने रिसर्च किया। मेंडल साहब ने रिसर्च करने के बाद, अब मेंडल के टाइम पे क्या मौजूद नहीं था, मेंडल के टाइम में नो मियोसिस और माइटोसिस, ऐसी कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती थी,
खोज ही नहीं हुई थी, नो मियोसिस और माइटोसिस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंडल के टाइम पे नहीं मौजूद था, सो नो डीएनए, ऐसी कोई चीज नहीं पता थी मेंडल के टाइम। देयर वाज नो जीन लाइक थिंग, ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। देयर वाज नो क्रोमोसोम लाइक थिंग, वाल्डेयर साहब ने खोजा ही नहीं था क्रोमोसोम के तब तक, जीन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी तब तक। और डीएनए के बारे में तो रेप्लिकेशन तो बहुत बाद में पता चला, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, मियोसिस कैसे होती है, ये प्रोसेस 20th सेंचुरी में। तो ये सब प्रोसेस मेंडल को बिल्कुल नहीं पता थी। उसके बाद भी इन्होंने जितने भी लॉज दिए, दे आर 100% ट्रू टुडे। एक और खास बात, तो मेंडल ने क्या किया, पी में रिसर्च की और इन्होंने कहा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना। तो मेंडल साहब ने कहा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, मां बाप से बच्चों में पहुंच जाते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बताया कि अगर मेरे हेयर कर्ली हैं और मेरे फादर के हेयर कर्ली थे या मेरी मदर के कर्ली थे, तो कर्ली हेयर का होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे फादर से या मेरे मदर से मेरे अंदर है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने कहा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आने वाली जो चीजें होती हैं, जो चीज लेके आए उसको उन्होंने कहा फैक्टर। तो पहली बार यहां पे कायदे से जब भी मेंडेलियन का क्वेश्चन लिखिएगा बोर्ड में भी, तो वहां पे आप जीन्स की बात नहीं करिएगा, वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं होगा लिखने का, हमेशा हम बात करेंगे फैक्टर। तो मेंडल ने ना जीन वर्ड का यूज किया, ना जीन उनके समय पे खोजा गया था, ना ही डीएनए खोजा गया था। मेंडल ने जिस चीज की खोज की दैट इज कॉल्ड फैक्ट। उसने कहा फैक्टर एक फिजिकल यूनिट है। बिल्कुल बात सही भाई, क्योंकि फिजिकली जो चीज हमारे पेरेंट्स में ट्रांसफर होती है वो क्रोमोसोम। तो मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा और मेंडल ने बोला कि ये फैक्टर किसी फिजिकल यूनिट के साथ में आए, वो फिजिकल यूनिट क्रोमोसोम। ठीक है। मेंडल ने मियोसिस की पूरी प्रोसेस बताई, लेकिन मेंडल ने मियोसिस टर्म नहीं यूज किया और मेंडल को मियोसिस के बारे में कुछ नहीं। तो मेंडल ने कहा दीज आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ फिजिकल यूनिट फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल ने 1900 में, नहीं 1900 में, सॉरी 1900 के पहले, ऑलमोस्ट 18 मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कब किया था, 1856 में, 1866 मेंडल ने 1866 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। समझिएगा बात, मेंडल ने 1866 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, लेकिन मेंडल की बात को किसी ने नहीं सुना, ध्यान ही नहीं दिया। मतलब जो बोलते हैं ना कि भाव ही नहीं दिया मेंडल को। इतना बड़ा, अच्छा मेंडल में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए, वो बायोलॉजी के ना टीचर थे ना साइंटिस्ट थे, तो वो बेचारे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन इससे भी सबसे मतलब जो वर्स्ट थिंग थी कि दिस वाज द एरा ऑफ डार्विन। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, डार्विनियन कॉन्सेप्ट। डार्विन के कॉन्सेप्ट की वजह से मेंडल को किसी ने सुना ही नहीं। ठीक है, राइट। तो मेंडल ने कितने लॉज दिए थे, मेंडल ने कितने लॉज दिए थे जेनेटिक्स के? अरे 10th में तो पढ़ा होगा भाई, नहीं पढ़ा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, हाँ 3 लॉज, जैसे डोमिनेंट, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और कोई बताएगा? 7 कह रहे हैं कि 3 लॉज हैं, डोमिनेंट, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और कोई सहमत है?
some people are aloof from it. ठीक है, now leftist and rightist and a centrist. ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। पहली बात, भाई साहब मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया, मेंडल डिड नॉट गिवन एनी लॉ। मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बस हो गया काम। ठीक है, मेंडल ने किसी तरह का कोई जेनेटिक्स का लॉ नहीं किया। क्या हुआ, 1866 में मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर में, मेंडल ने क्या किया कि अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने जो भी रिसर्च की पब्लिश किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब करेक्टर होते हैं, करेक्टर पेयर में पाए जाते हैं, करेक्टर, वो जो पेयर में करेक्टर होते हैं वो जब अगली जनरेशन में जाते हैं तो करेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। करेक्टर अलग अलग होने के बाद फिर मदर और फादर के जो करेक्टर होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और उनके मिक्स होने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मिक्स होने के बाद वो बच्चों में पहुंच जाते हैं और बच्चों में माँ बाप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये पूरी कहानी मेंडल ने एक्सप्लेन की, उन्होंने किसी लॉ के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, मेंडल के मर जाने के बाद, अब मेंडल बेचारे नहीं रहे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। ठीक है, और मेंडल के मर जाने के बाद फिर क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट थे। वो 3 साइंटिस्ट कौन से, वो 3 साइंटिस्ट, वो 3 अलग अलग कंट्री से 3 साइंटिस्ट थे। उनमें एक थे कॉर्न कोरेंस। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ तीनों साइंटिस्ट कौन से थे। कॉर्न कोरेंस, हाँ, कॉर्न, मैं सही से स्पेलिंग लिख देता हूँ साफ साफ। कॉर्न कोरेंस थे जर्मनी से। दूसरे थे इवोन टेस्मार्क, नाम सुना होगा आपने। टेस्मार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया से थे। और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज थे, ये साहब जर्मनी, नीदरलैंड से थे। तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल को पढ़ा, उस पर दोबारा से रिसर्च की और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और उन्होंने बोला कि वाह, ये तो कमाल की बात थी। ठीक है, एंड व्हाट दे डिड, दे अगेन, इन्होंने मेंडल को साइंस की दुनिया में दोबारा से जिंदा कर दिया। और इन्होंने कहा कि भाई साहब मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं, और उन्होंने जो कहा था वो सब बातें सही थी। एंड टेस्मार्क, कॉल कोरेंस एंड ह्यूगो डे व्रीज, दे फॉर्मुलेटेड द लॉज, और उन्होंने मेंडल के 4 लॉ, इन्होंने मेंडल के रिसर्च पेपर को पढ़ा, उस पर दोबारा से रिसर्च की, और इन्होंने कहा कि मेंडल का पहला लॉ है लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा लॉ है लॉ सर ऑफ ये सब इंडिपेंडेंट लिखे, अशॉर्टमेंट। हाँ, ये सब लिखे सर। ये नोट कर लो। ओके सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं लिख रहा हूँ ये बोर्ड पे नोट करते जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको जो कोरिलेट करके बताता जाऊँ ना, जेनेटिक्स में मैं आपको जो भी पढ़ाता जाऊँ, आप कोरिलेट करके पढ़ते जाइए, आपको बुक में नहीं मिलेंगी बहुत सारी चीजें। देखो, मैं पहले बस समझा देता हूँ, फिर मैं नोट कर लेना, जो बोलोगे स्लाइड बोलोगे तो मैं बैक भी कर दूंगा। तो लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फिर मेंडल का जो दूसरा लॉ था, उसने कहा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का तीसरा लॉ था लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट शॉर्टकट, और एक लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इंडिपेंडेंट शॉर्टकट, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल के 4 लॉ हैं, और ये चारों लॉ इन लोगों ने दिए, मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया। मेंडल डिड नॉट फॉर्मुलेटेड एनी लॉस।
नोट कर लेना तो बताना। Sit down. नोट कर लिया? Yes, sir. इंडिपेंडेंट के बाद लिखा है डिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, देखो नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना, ये नीट के प्योरली पॉइंट्स हैं। द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय विलियम बैटसन। बहुत बार इनका नाम सुनोगे, विलियम बैटसन। द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय, मतलब इन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था, विलियम बैटसन 1906। जरूरत नहीं है, लिख लो फिर। 1906 में विलियम बैटसन ने जो टर्म दिया, जेनेटिक्स टर्म दिया। उसके बाद क्या है, जो मेंडल साहब थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ही बोर्न इन ऑस्ट्रिया। कुछ खास बात है इस कंट्री के बारे में? ऑस्ट्रिया, कोई खास बात है? यस सर, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। राइट, वेरी गुड। और कुछ खास बात? ऑस्ट्रिया, मेंडल पैदा हुए थे यहीं पे। ऑस्ट्रिया आज की डेट में भी ह्यूमन राइट इंडेक्स में टॉप पे कंट्री है। ऑस्ट्रिया की खास बात है, इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट AIA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका ऑफिस, हेड ऑफिस IAEA है। मतलब IAEA जो है वो ऑस्ट्रिया में ही है। ऑस्ट्रिया की खास बात एक और है कि ऑस्ट्रिया वो कंट्री है जहां से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया में सर्बिया के प्रिंस की हत्या कर दी गई और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया और वर्ल्ड वॉर यहीं से स्टार्ट हुआ। और बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे पैदा हुए ऑस्ट्रिया में ही, है ना। तो ऑस्ट्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत पॉपुलर कंट्री है पॉलिटिकली, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एक और खास बात नोट कीजिए, मेंडल मेंडल he said that Mendel he said that heredity is controlled by heredity is controlled by some particles. Heredity is controlled by some particles called factor or germinal unit. Factor or germinal unit. Next, ये तो आपने लिख ही लिया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसमें किया था। अब एक चीज और नोट कर लो कि मेंडल ने, एक मिनट को होल्ड डाउन, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन कौन से होल्ड ऑन जस्ट मिनट, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा।
देखो मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो मेंडल ने क्या किया कि पी प्लांट किया। अच्छा यहाँ पे मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, जिसको जहाँ पे जो बात ना समझ में आए रिस्पेक्टिव ऑफ वो कितनी बेसिक है आप पूछिएगा जरूर, ठीक है। मेंडल ने जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक लिए, ऐसा कहा जाता है कि मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड, ठीक है। मेंडल के ऊपर ऊपर वाले का हाथ था, वरना मेंडल की जितनी सारी रिसर्चेज थी वो सब फेल हो जाती है। ठीक है, अब आपको जब आप जेनेटिक्स काफी हद तक पढ़ लेंगे तो आपको महसूस होगा कि इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मेंडल ने पी प्लांट की 7 कैरेक्टरिस्टिक ली, 7 कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या थी? सबसे पहले उन्होंने कंसीडर किया जिस चीज को, दैट वाज द शेप ऑफ वुड, शेप ऑफ शीट। तो शेप ऑफ शीट दो तरह से होता है, राउंड और रिंकल्ड, है ना। दूसरा उन्होंने सीड कलर लिया, ठीक है, सीड का कलर, येलो सीड का कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। पॉड शेप, ये जो फली होती है ना, पॉड का शेप लिया। एक इन्फ्लेटेड, ये देखिए इसके मार्जिन बिल्कुल स्मूथ है। दूसरा कंस्ट्रिक्टेड, जिसके मार्जिन इस तरह से ऊपर नीचे है, ठीक है। दूसरा पॉड का कलर लिया, ग्रीन और येलो। तीसरा फ्लावर का कलर लिया, पर्पल और व्हाइट। फ्लावर की लोकेशन लिया, एक्सिलल और टर्मिनल। और फिर उन्होंने प्लांट का साइज लिया, टॉल और शॉर्ट। ऊपर वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं दे आर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये डोमिनेंट है। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब याद रखना है सातों कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं मेंडल के कौन कौन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑल 7 कैरेक्टरिस्टिक। तो मेंडल टेकन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक, 7 कैरेक्टरिस्टिक। और वो क्या, कंट्रास्ट में उनका अपोजिट मौजूद था मैटर में, टी में। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये स्कूल का बोर्ड का मतलब क्वेश्चन है कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट ही क्यों प्रेफर किया, उसकी जगह वो कोई और भी प्लांट ले सकते थे, है ना। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो नोट करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, द रीजन बिहाइंड चूजिंग पी प्लांट, द रीजन बिहाइंड चूजिंग पी प्लांट एज देयर, द रीजन बिहाइंड चूजिंग pea plant as their experimental organism. So this is Pisum sativum जो मेंडल ने लिया Sir, as there. as their experimental organism या plant। ये पाइसम सटाइवम है जिसको कि उन्होंने लिया था, वो एडिबल प्लांट या एडिबल पी है, खाने वाला, जिसको हम सब्जी में खाते हैं, ठीक है। नोट करेंगे, देयर आर फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन, इन गार्डन पी, इन गार्डन पी Mendel find the different trait which always appear in the different trait, मतलब characteristic, the different trait which always appear in two opposite or contrast characteristic, opposite और contrast characteristic, मतलब येलो मौजूद है तो ग्रीन भी है। पहला ये कि पी प्लांट में कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक के पेयर मौजूद थे। सेकंड, Mendels have, sorry, pea plant have
bisexual flower. Pea plant have bisexual flowers, which are pea plant have bisexual flowers, which are very convenient for restoring self-pollination. बाइसेक्सुअल प्लांट थे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में मौजूद थे, तो इसलिए बहुत आसान था उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन could be easily achieved. Artificial cross pollination could be easily achieved by removing stamen. By removing stamen, तो stamen remove करने को बोलते हैं emasculation. इसको बोलते हैं emasculation. तो हम emasculation करके मतलब stamen remove करा के हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते थे. And dusting pollen of different plant. तो हमने उसके स्टेमन हटा दिए, काट के निकाल दिए और किसी दूसरे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो डस्ट कर दिए, उसके ऊपर फैला दिए। नेक्स्ट, it have short lifespan. It have short lifespan. तो इसका लाइफ स्पान शॉर्ट है। फिफ्थ, it produce many seed. It produce many seed in one generation. Next, it can be handled conveniently. It can be handled conveniently. आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। It can be handled easily. ज्यादा खर्च नहीं था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल वर्क ऑन ओनली प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? So can you repeat, sir? हाँ श्योर। मेंडल वर्कड ओनली ऑन प्योर और ट्रू ट्रेड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्लांट लॉन्ग है तो उसके अंदर दोनों जीन्स कैपिटल टी ये लॉन्ग वाले। अगर कोई प्लांट शॉर्ट है तो उसके अंदर दोनों जीन शॉर्ट के, ये ट्रू ब्रीड। मिक्स ब्रीड क्या होते हैं कि एक प्लांट लॉन्ग तो है लेकिन एक जीन कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी, इसको मिक्स ब्रीड, ये ट्रू ब्रीड नहीं है ना, इसको बोलेंगे ट्रू ब्रीड, जिसमें दोनों ही जीन एक ही जैसे हों, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशंस को। तो इसको हम कह सकते हैं होमोजाइगस लॉन्ग और होमोजाइगस शॉर्ट। क्लियर है भाई? हाँ Yes, sir. ठीक है। एक बात और जानना चाहूंगा, ऑटोसोमल कैरेक्टरिस्टिक एंड सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक, इनमें क्या फर्क है?
बताओ भाई, ऑटोसोमल कैरेक्टरिस्टिक। देखो हमारे आपके अंदर, है ना, तो हमारे आपके अंदर 23 पेयर जीन्स है। तो हमारे आपके अंदर 23 पेयर है क्रोमोसोम। आउट ऑफ दिस 23 पेयर का क्या मतलब हुआ, मतलब 23 प्लस 23। अब हमारे अंदर ये 23 हैं, तो इनमें से 23 हमारी मदर से आए हैं, और इनमें से जो 23 हम सबके फादर से आए हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस 23 ये जो 22 हैं, ये 22 डिफाइन करते हैं कि हमारी बॉडी कैसे होगी, हमारी हाइट क्या होगी, हमारी हेल्थ क्या होगी, शरीर की फिजिक क्या होगी, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, आइज का कलर कैसे है, एवरी डैम काइंड ऑफ थिंग, एवरी सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। तो 22 अंदर हमारे अंदर क्या है, ऑटोसोम। ऑटोसोम वो होते हैं, वो क्रोमोसोम, है ना, जिनके अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं विच डिफाइन आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये करते हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। जो आखिरी वाला जीन होता है, वो अगर ये मदर है तो आखिरी वाला जीन तो एक्स ही होगा, फादर वाला है तो या तो ये एक्स होगा या ये वाई होगा। जो आखिरी वाला क्रोमोसोम होता है, वो डिफाइन करता है हमारा सेक्स, या मेल होंगे या फीमेल होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है, इट डिफाइन, इसका सिर्फ एक काम होता है, इट डिफाइन सेक्स। अब देखिए, तो मैंने कहा ये 22 ऑटोसोम होते हैं। ऐसा कोई भी जीन जो, या ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक जो ऑटोसोम में मौजूद हो, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर। वो हमारी बॉडी में किससे आते हैं, ऑटोसोम के थ्रू आते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप ऑटोसोमल कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ में आते हैं, ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. देव, हाँ, देव्यम, अनुष्का, देव्यांशी, तिशा, सब लोग बताओ, एकदम क्लियर है ना? यस सर। क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो। कहीं पे भी डाउट हो पूछते चलना, जेनेटिक्स टफ नहीं है, सिर्फ हमें टाइम लगेगा और हम इलॉबरेटली समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ताकि जेनेटिक्स का, मेरा मानना है कि हम लोग जेनेटिक्स जिस दिन खत्म करें, ऑन दैट डे यू मस्ट बी कैपेबल टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। ठीक है, एंड वी कैन डू इट इजी। जेनेटिक्स का अगर आपको आता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 80 मार्क्स लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको टाइम लगेगा सबसे आखिरी में सिलेबस में हमारे जो है इकोलॉजी वाले क्वेश्चन करने में। अभी लग रहा होगा आपको कि बहुत इजी चैप्टर है, मैं दावे से कहता हूँ आप उसके क्वेश्चंस में लटक जाओगे, कंफ्यूज होगे, आधा तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां सिर्फ कंफ्यूज होने चाहिए। तो वहां के लिए जब जेनेटिक्स का जल्दी से जेनेटिक्स कर पाएंगे, तो वहां के लिए हम टाइम बचा पाएंगे और आसानी से वो क्वेश्चन भी अच्छे अटेंड कर पाएंगे। तो अब देखो एक और खास बात, तो मेंडल के जो कैरेक्टरिस्टिक थे ना, तो मेंडल का सब कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग, ये यूनिट खत्म होने में मैत्री काफी टाइम लगेगा, मतलब अकेले मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म होने के लिए 9-10 घंटे चाहिए, 9 घंटे के आसपास मेंडेलियन जेनेटिक्स ले लेगी, 8 से 9 घंटे मेंडेलियन जेनेटिक्स में, और 9 घंटे मिनिमम मान के एवरेज मान के चलो।
7 घंटे के आसपास हमको लगेगा ये करने में, 6 से 7 घंटे, 6 घंटे मान के चलो, 6 घंटे 7 घंटे के आसपास ये वाला दूसरा वाला पोर्शन करने में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसमें हमको टाइम लगेगा, विल टेक टाइम। तो देखो मेंडल ने जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक लिए वो सब अलग अलग ऑटोसोम में मौजूद थे। अगर उनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि सीड कलर यहाँ पे मौजूद है, सीड कलर, तो फ्लावर कलर यहाँ पे मौजूद है, फ्लावर की पोजीशन यहाँ पे मौजूद है, तो मेंडल ने ये कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि मेंडल वाज ब्लेस्ड विद द गॉड, क्योंकि मेंडल के सभी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग ऑटोसोम में मौजूद थे। अगर मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कोई सा भी 2 कैरेक्टरिस्टिक एक ही ऑटोसोम में मौजूद होता तो मेंडल फंस जाते और अपने जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट उनके सक्सेसफुल नहीं होते। अब ऐसा क्यों नहीं होता ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको लिंकेज और क्रॉसिंग और पढ़ाऊंगा, है ना, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि इस बात का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है मेंडल वाज ब्लेस्ड विद द गॉड बिकॉज all the characteristic of Mendel, or we can say all the factors of Mendel, they were present in different autosome। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि ये एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम में हमारे हेयर का कलर है और इसी क्रोमोसोम में हमारे हाइट वाला जीन है, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, ऐसा नहीं होता, सैकड़ों कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्रोमोसोम में मौजूद होते। ठीक है, लेकिन मेंडल वाज ब्लेस्ड विद गॉड, उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक चूज की वो सब अलग अलग क्रोमोसोम में। ठीक है भाई, नोट करो, नीचे एक स्टेटमेंट नोट करो, it is considered that Mendel was blessed with the God. It is considered that Mendel was blessed with the God because the characteristics which were taken by Mendel, the characteristics which were taken by the Mendel were present in the characteristics which were taken by the Mendel were present in the different chromosomes or autosomes। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक, और बेसिक बात, एक बेसिक बात, ये सब बेसिक बातें हैं। और देखो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलो भाई। देखो अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, हमने यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, है ना, तो अभी हमने क्या किया पहले वाले में, तो पहले वाले में हमने क्या किया, शॉर्ट जो प्लांट था इसकी ले ली पिस्टिल, है ना, मतलब फीमेल वाला पार्ट इसका ले लिया, और लॉन्ग प्लांट टॉल प्लांट का, और शॉर्ट वाले प्लांट का हमने क्या ले लिया, स्टेमेन ले लिया, मतलब मेल वाला प्लांट। दोबारा जब हम क्रॉस करवाएंगे तो अब क्या करेंगे, टॉल वाले प्लांट का क्या ले लेंगे, स्टेमेन ले लेंगे, है ना, और शॉर्ट वाले प्लांट की पिस्टिल ले लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। क्लियर है भाई? Yes, sir. नोट कर लो, Yes, sir. ये सब ऐसे सिंबल के फॉर्म में नोट करते हो, कहानी नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट इज द एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ वी टेक द रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ दिस क्रॉस। ये फिर से रिपीट कर सकते हैं, डिफाइन करना। हाँ, ये फिर से रेसिप्रोकल क्रॉस, हाँ देखो ना, रेसिप्रोकल क्रॉस पे हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक लिया, तो पहले वो कैरेक्टरिस्टिक ले लिया किसमें, फीमेल में, और दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक मेल में ले लिया। अब हमने क्या किया, ये उलट दिया, है ना, अब टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक मेल में ले लिया और शॉर्ट वाला, तो हमने पहले जब क्रॉस करवाया तो एक टॉल फीमेल ले ली और शॉर्ट मेल ले लिया, उनका क्रॉस करवाया। दोबारा फिर से हमने एक नया एक्सपेरिमेंट करवाया, अब उसमें टॉल मेल ले लिया और शॉर्ट फीमेल ले ली। इस तरह के क्रॉस को दोनों के, तो हमने क्या किया, पहला वाला रिजल्ट निकाला और फिर दोबारा से क्रॉस कराया, दोबारा रिजल्ट निकाला,
तो हम इन दोनों क्रॉस को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। सर तो इसको कंपैरिजन के लिए इसका सिग्निफिकेंस है। कई बार क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस दोनों में रेशियो सेम आएगा, ठीक है। मेंडल में अगर हम ये वाला क्रॉस रेसिप्रोकल कराएं तो 3:1 रेशियो यहाँ पे भी आएगा, 3:1 रेशियो यहाँ पे भी आएगा, दोनों में रेशियो सेम आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम सेक्स क्रोमोसोम ले लें, ये सब ऑटोसोम थे, अगर यहीं पे सेक्स क्रोमोसोम ले लें तो रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ गए? अभी सिर्फ ये समझ लो कि रेसिप्रोकल क्रॉस कहते किसको है, ठीक है। ये आपको पूरी कहानी तब समझ में आएगी द डे वी विल फिनिश मेंडेलियन जेनेटिक्स। रेसिप्रोकल क्रॉस तो समझ में आ गया ना, इस टर्म का मतलब क्या है? हाँ जी बताइए। ठीक है, एक और बात, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन एक ही जैसे हैं। अगर दोनों सेम जीन हैं तो ऐसे बोलेंगे होमोजाइगस, कैपिटल W, स्मॉल w, ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ कैपिटल T स्मॉल t। अगर किसी का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, ये कैपिटल W स्मॉल w है, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। सर वो होमोजाइगस और होजी क्या? होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में अच्छा सर, both of the gene will be same। जैसे मैं समझ गई सर, वो स्पेलिंग मुझे लगा आप कुछ और लिख रहे हो। अच्छा अच्छा सॉरी, होमोजाइगस HOMO लिखो। होमोजाइगस, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, है ना। मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, वो लॉज किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका यहाँ तक क्लियर। यस सर। बाकी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जेनेटिक्स फुल ऑफ टर्म्स। हाँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।